नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है कल दोस्तों 19 जून को आरपीएससी के द्वारा दोस्तों दो एग्जाम कराए गए थे। दोस्तों एक एग्जाम था दोस्तों क्रूटर का दोस्तों एग्जाम, एक था दोस्तों अन्वेक्षण एवं दोस्तों उत्खनन से संबंधित दोस्तों एक पेपर था। दोस्तों आप लोगों को पता है उसमें दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों करीबन दोस्तों 90 क्वेश्चन दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों जिन 23 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों जो सॉल्यूशन किया है दोस्तों, उन्हीं 23 क्वेश्चन पेपरों के दोस्तों सॉल्यूशन में से दोस्तों 50% क्वेश्चन दोस्तों 90 क्वेश्चनों में से दोस्तों करीबन 40-45 क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों है नहीं बात के दोस्तों वीडियो से आए दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों हम आप लोगों से कहते हैं दोस्तों कि आप दोस्तों इन्हीं बात की दोस्तों वीडियो देखा करें। दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों चाहे वो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का हो, भारतीय संविधान का हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों ज्योग्राफी का हो दोस्तों, समाजशास्त्र का हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों लोक प्रशासन का हो, एक भी दोस्तों क्वेश्चन बन नहीं जाएगा। सभी विषयों दोस्तों संपूर्ण कोर्स को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत ही शानदार पेपर आया था दोस्तों क्यूरेटर का एग्जाम और दोस्तों अन्वेक्षण है दोस्तों उत्खनन अधिकारी का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों 19 जून को कराया गया। दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों हमारे द्वारा दोस्तों कराए गए। दोस्तों उन्हीं दोस्तों 23 क्वेश्चन पेपरों के सोल्यूशन में से आए और दोस्तों अभी तक दोस्तों करीबन दोस्तों 50 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कराना बाकी है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में। तो दोस्तों बनी रही है दोस्तों इसी लगन और मेहनत के साथ में दोस्तों। अगर आप दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण संग्रह के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बने रहेगा। चलते दोस्तों आज का हमारे दोस्तों क्वेश्चन पेपर की तरह दोस्तों जूनियर लीगर ऑफिसर का दोस्तों हम एग्जाम का पार्ट नंबर दोस्तों सी कर रहे थे दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम चरण है दोस्तों इस पेपर का। दोस्तों आज ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पार्ट नंबर दोस्तों 3 है दोस्तों भारतीय संविधान का। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनको देखेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों उच्च न्यायालय का दोस्तों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, यानी कि दोस्तों एक ऐसा न्यायाधीश दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का दोस्तों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि दोस्तों एक ऐसा न्यायाधीश दोस्तों जो उच्च न्यायालय में कार्य कर चुका हो और उसकी रिटायरमेंट हो गई है तथा उसे दोस्तों पुनः हाई कोर्ट न्यायालय में यानी कि दोस्तों पुनः हाई कोर्ट में दोस्तों उसी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय का दोस्तों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है दोस्तों। ऐसा अनुच्छेद दोस्तों कौन से अनुच्छेद में ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति हो सकती है और हाई कोर्ट में भी दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हाई कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 224A होगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 224A की बात हो रही है दोस्तों, ऑप्शन में दोस्तों 224 भी दिया गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 224A के अंतर्गत दोस्तों हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनः उसी हाई कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, याद रखना। चलिए दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों हमारे हाई कोर्ट की, लेकिन बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों जो सेवानिवृत्त दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, इनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो रिटायरमेंट हो गया है, अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीशों की कमी है तो उनकी पुनः नियुक्ति क्यों जा सकती है दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद भी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों ये जो पुनः नियुक्ति की जाती है दोस्तों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 के तहत की जाती है। किसके तहत दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में अगर दोस्तों न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति करनी है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अगर पुनः नियुक्ति करती है तो दोस्तों अनुच्छेद 128 होगा। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद दोस्तों 128 होगा दोस्तों यहाँ से दोस्तों यूपीएससी के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति से संबंधित उन कथनों उन दोनों फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ऐसा तभी किया जाएगा, कैसा? जब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति तभी की जाएगी दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में गण पूर्ति नहीं हो। तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में गण पूर्ति नहीं होने पर दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की जाएगी, लेकिन करेगा कौन? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है जिसे हम दोस्तों CJI बोलते हैं दोस्तों,
तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, भारत के सीजीआई यानी कि दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के परामर्श से, दोस्तों याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति से परामर्श करेगा दोस्तों इस संबंध में। कौन करेगा दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति करता है। दोस्तों नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा दोस्तों? राष्ट्रपति से। तो दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन बने कि दोस्तों राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अगर दोस्तों पुनः नियुक्ति की बात आ जाए ना दोस्तों, तो पुनः नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, तो दोस्तों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दोस्तों जो पुनः नियुक्ति की जाती है दोस्तों, वो 2 वर्ष के लिए की जाती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, न कि दोस्तों हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 2 साल के लिए ही काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 फैक्ट थे दोस्तों, यहाँ से चर्चा करेंगे दोस्तों, जो और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, जैसे दोस्तों सेवानिवृत्त दोस्तों जो न्यायाधीश होंगे दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करेंगे, तो दोस्तों उनको वो सभी सुविधाएं और दोस्तों वेतन और दोस्तों शक्तियां मिलेगी जो एक नियमित न्यायाधीश को मिलती थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो न्यायाधीश नियुक्त हुआ ना दोस्तों, पुनः नियुक्त हुआ ना दोस्तों, उसे वो सभी सुविधाएं और शक्तियां मिलेगी दोस्तों जो एक रेगुलर न्यायाधीश को मिलती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक परंतु आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना चाहिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि उस न्यायाधीश को सभी सुविधाएं भी मिलेगी और शक्तियां भी उसी प्रकार की मिलेगी जिस प्रकार की दोस्तों एक न्यायाधीश को मिलती है। लेकिन जब उसकी पुनः नियुक्ति हुई है ना दोस्तों, तो वो अपने उच्चतम न्यायालय का दोस्तों जो न्यायाधीश है इस पदनाम का प्रयोग नहीं कर सकता। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस पदनाम का दोस्तों वो प्रयोग नहीं कर सकता अगर दोस्तों उसकी पुनः नियुक्ति की गई है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। परामर्श किससे लेगा दोस्तों? राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। जबकि आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार सुना है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों पुनः नियुक्ति की बात आ जाए तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पुनः नियुक्ति की जाती है। दोस्तों कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, लेकिन वह दोस्तों उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद नाम का प्रयोग नहीं कर सकता दोस्तों, जबकि सुविधाएं और शक्तियां तो दोस्तों उसे पूरी की पूरी मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपीएससी में, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने। आज का हमारा दोस्तों ये अंतिम पेपर रहने वाला है दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों 2nd ग्रेड के एग्जाम को करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूर्व दोस्तों उच्च न्यायालय से पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के दोस्तों अन्य न्यायालयों पर दोस्तों जो अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है ना दोस्तों, हाई कोर्ट को अन्य न्यायालयों पर यानी कि उसके अधीन दोस्तों जितने भी अन्य न्यायालय है ना दोस्तों, उन सभी पर अधीक्षण को दोस्तों बोलते हैं दोस्तों सुपरविजन शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक हाई कोर्ट दोस्तों, उसके नीचे दोस्तों जितने भी जो न्यायालय आते हैं ना दोस्तों, उनका क्या कर सकता है दोस्तों? वो अधीक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है दोस्तों। ऐसा किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 227 के तहत। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 227 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा अन्य सभी न्यायालयों का दोस्तों अधीक्षण किया जाता है, यानी कि दोस्तों सुपरविजन किया जाता है दोस्तों। इसी अनुच्छेद में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि वो इनका दोस्तों इन अन्य न्यायालयों का यानी कि उसके अधीन दोस्तों जितने भी न्यायालय हो गए दोस्तों, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, इन सभी का दोस्तों पर्यवेक्षण करेगा, नियंत्रण भी करेगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कौन करेगा दोस्तों? हाई कोर्ट करेगा। जबकि दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट बात याद रखना दोस्तों, अक्सर दोस्तों बच्चों से दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो इंटरव्यू होता है ना, उनमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों हाई कोर्ट को दोस्तों अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि सुपरविजन करने की शक्ति प्राप्त मिली हुई है दोस्तों सुपरिटेंडेंट की दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अधीक्षण का अधिकार नहीं है दोस्तों। हाई कोर्ट का भी दोस्तों अपने अधीन दोस्तों जितने भी न्यायालय या हाई कोर्ट हो गए दोस्तों, उनका वो सुपरविजन नहीं कर सकता दोस्तों। कौन नहीं कर सकता दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अधीक्षण की शक्ति केवल और केवल दोस्तों उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अधीक्षण में दोस्तों प्रशासनिक और दोस्तों जो न्यायिक दोनों कार्य आते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों उसके अधीन दोस्तों जितने भी न्यायालय हैं, उनका दोस्तों जो अधीक्षण किया जाएगा वो प्रशासनिक भी हो सकता है दोस्तों और न्यायिक भी हो सकता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, तो प्रशासनिक के रूप में भी कार्य कर सकता है दोस्तों हाई कोर्ट, और न्यायिक के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को अधीक्षण का अधिकार नहीं है।
दोस्तों दोस्तों इसके वाला दोस्तों 29वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत में प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। दोस्तों भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को इससे पहले बता चुके थे, आरपीसी से पहले भी पूछ चुकी है कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो राज्य प्रमुख होता है ना दोस्तों, जिसे हम दोस्तों राष्ट्रपति कहते हैं, इसका निर्वाचन जनता करती है। कौन करती है दोस्तों? जनता द्वारा किया जाता है। अतः भारत को दोस्तों गणतंत्र कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्य प्रमुख होता है दोस्तों, उसका दोस्तों निर्वाचन दोस्तों किया जाता है। इस वजह से दोस्तों इसको भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों? गणतंत्र कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 की तरफ दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उन फैक्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना है, बिल्कुल दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों एक प्रस्तावना जिसे हम दोस्तों प्रेम्बल भी बोलते हैं दोस्तों, उद्देशिका भी बोलते हैं दोस्तों। इस प्रस्तावना में दोस्तों शब्द जोड़े गए थे जिनका नाम है दोस्तों समाजवादी शब्द एवं पंथ निरपेक्षवादी शब्द। कौन सा दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों कब जोड़े गए थे दोस्तों? याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों। हम इससे पहले आप लोगों से दोस्तों बहुत बार कर चुके थे दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी शब्द और दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द है दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अब आप जानते हो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जब हुआ था दोस्तों, आपातकाल लगा हुआ था दोस्तों। उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते दोस्तों देवकांत बरुआ, उनके द्वारा दोस्तों आपातकाल की दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार के समय दोस्तों घोषणा करवा दी जाती है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा दोस्तों ये शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, जिसे हम दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों। इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना थी दोस्तों, इसमें 3 नई विचारधाराएं जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ा शानदार फैक्ट है दोस्तों। कितनी फैक्ट जोड़ी गई थी, कितनी विचारधाराएं जोड़ी गई थी दोस्तों प्रस्तावना के अंतर्गत? किसके द्वारा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में 3 नई विचारधाराएं जोड़ी गई थी। और दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, उसकी दोस्तों हम अभी हाल ही में चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने, जो अक्सर आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 विचारधारा है दोस्तों समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष दोस्तों विचारधारा जोड़ी गई और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था दोस्तों। तो समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए, जबकि दोस्तों विचारधाराएं जोड़ी गई, जबकि शब्द कितने जोड़े गए दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना में भाषा के रूप में दोस्तों कितने शब्द जोड़े गए दोस्तों? शब्द कितने थे दोस्तों? 4 शब्द थे दोस्तों। शब्द इस प्रकार से दोस्तों कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात हो रही दोस्तों, तो और शब्द भी तो जोड़ा गया था ना दोस्तों। तो शब्द कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। याद ना दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों डेवलपमेंट किए जा रहे हैं दोस्तों। याद ना 3 नई विचारधाराएं जोड़ी गई थी दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों, लेकिन शब्द कितने थे दोस्तों? 4 थे। तो चौथा शब्द कौन सा था जिसका नाम है दोस्तों और शब्द? शब्द का नाम है दोस्तों और, क्योंकि और कैसा था दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब ये शब्द जोड़े गए थे ना दोस्तों भारत की एकता के साथ में। तो दोस्तों भारत की एकता के शब्द के साथ में दोस्तों ये 4 शब्द जोड़ दिए गए थे, तो और शब्द भी जोड़े गए थे। यानी कि शब्द कितने थे दोस्तों? भाषा के रूप में शब्द कितने थे दोस्तों? 4। और विचारधाराएं दोस्तों 3 थी, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता शब्द। अब हम जाते हैं दोस्तों भारत में दोस्तों जो समाजवादी दोस्तों जो शब्द है ना दोस्तों, भारत का दोस्तों जो समाज वो कैसा है? वो होगा दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद। यार ना दोस्तों भारत में दोस्तों जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद की दोस्तों हमने अवधारणा कहाँ से ली थी दोस्तों? अमेरिका से ली थी दोस्तों। भारत में इसका विशिष्ट रूप प्रचलित है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में दोस्तों जो समाजवाद है दोस्तों वो लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा है दोस्तों? इसका विशिष्ट रूप मिला हुआ है दोस्तों। कैसा मिला हुआ है दोस्तों? इसका विशिष्ट रूप मिला हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक वाद आया था जिसका नाम है दोस्तों डीएस नकारावाद सन 1982 का। याद रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों डीएस नकारावाद सन 1982 में दोस्तों समाजवाद को स्पष्ट किया गया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि भारत में दोस्तों जो समाजवादी दोस्तों जो प्रक्रिया प्रचलित है दोस्तों, इससे संबंधित प्रमुख वाद कौन सा था? इसका उत्तर होगा दोस्तों डीएस नकारावाद सन 1982 का मामला है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। तो हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, इसने डीएस नकारावाद में दोस्तों एक शानदार दोस्तों पंक्ति कही थी दोस्तों समाजवाद के बारे में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में समाजवाद को पालने से लेकर उसको कब्र तक सुरक्षा प्रदान करता है कौन दोस्तों? भारत को समाजवाद पालने से लेकर उसकी
कब्र तक सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ऐसा कहा गया था दोस्तों DS नकारावाद सन 1982 का दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो वाद आया था, उसमें समाजवाद को स्पष्ट किया गया कि हमारा दोस्तों जो लोकतांत्रिक दोस्तों जो समाजवाद है इसका विशिष्ट रूप प्रचलित है। और उसमें कहा गया कि भारत में समाजवाद पालने से लेकर इनको दोस्तों उसको दोस्तों जन्म होने के बाद में उसको पालने से लेकर उसकी कब्र तक यानी कि उसके मरने तक दोस्तों तो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों अब आप जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रस्तावना है दोस्तों ये न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसको लेकर हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, ऐसा दोस्तों बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में कहा गया था, जबकि दोस्तों ये संविधान का भाग मानी गई है। दोस्तों प्रस्तावना आप जानते होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप लागू कब किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को। आंशिक रूप से दोस्तों लागू कर दिया गया था दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को लागू कर दिया गया था दोस्तों, और 26 जनवरी सन 1950 को दोस्तों इसे पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों हम बहुत बार बता चुके, और ये क्वेश्चन दोस्तों हम हिस्ट्री में भी बता चुके थे, लेकिन एक बार देख लीजिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश का दोस्तों जो विभाजन है वो किस योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत देश का दोस्तों जो विभाजन हुआ था और शक्तियों का दोस्तों जो हस्तांतरण कर दिया गया था दोस्तों इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भारत को सौंप दी गई थी। यानी कि दोस्तों जो ब्रिटिश क्राउन था उसने अपनी शक्तियां दोस्तों भारत सरकार को सौंप दी, परंतु दोस्तों उसने देश का विभाजन भी कर दिया था। वही योजना आती है दोस्तों माउंटबेटन प्लान। दोस्तों जो माउंटबेटन था दोस्तों ये हमारा दोस्तों एक गवर्नर बनकर आया था दोस्तों 3 जून को दोस्तों ये योजना घोषित की गई थी। ऐसे दोस्तों इसे 3 जून योजना दोस्तों बिक्की बड़ी योजना भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों याद रखना। ठीक है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान क्या है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका सही उत्तर था दोस्तों संघीय संविधान है। हमारा दोस्तों जो संविधान है वो कैसा है, संघीय। अब आप जानते हैं दोस्तों हमने संघीय अवधारणा कहाँ से लिए दोस्तों, कनाडा से लिए, बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। जबकि संसदीय अवधारणा दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों ब्रिटेन से ली थी। और गणतांत्रिक दोस्तों जो व्यवस्था थी दोस्तों हमने कहाँ से ली थी दोस्तों, फ्रांस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं। इनकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इनकी व्याख्या दोस्तों हम पहले बता चुके थे इनके बारे में दोस्तों बहुत शानदार फैक्ट। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की गई है। कितना शानदार फैक्ट है दोस्तों, हम आप लोगों को कितनी बार बता चुके हैं दोस्तों कि हमने दोस्तों जो समवर्ती सूची की दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों ये हमने कहाँ से लिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहाँ से लिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों और क्या क्या लिया था आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों इन बार चैनल पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है दोस्तों। आज हमारा दोस्तों जूनियर लीगर एग्जाम का दोस्तों जो पेपर है वो पूरे 150 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। इन 5-6 वीडियो दोस्तों हमने जो बना चुके हैं इनमें। तो दोस्तों सॉल्यूशन कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि मूल अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मूल अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। कितनी बार बता चुके थे दोस्तों, सन 1803 का दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। तब वहाँ पर दोस्तों जो व्यक्ति हुआ करते थे दोस्तों जॉर्ज बारलो उनके द्वारा दिया गया था मामला था दोस्तों। चले दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया दोस्तों, अमेरिका से लिया था। और हमारे दोस्तों जो भारतीय संविधान इसमें कहीं पर भी दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन शब्द परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता कहाँ से ग्रहण की गई थी। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा हमने दोस्तों कहाँ से ग्रहण की है। दोस्तों कितनी बार बता चुके हैं हम आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस। दोस्तों हमारा दोस्तों जो फ्रांस नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों वहाँ से हमने दोस्तों ये हमने ग्रहण की थी। अब आप जानते हैं दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों 1779 को हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों, 1779 को हुई थी। लेकिन दोस्तों इसका एक संविधान आता है दोस्तों जहाँ से हमने दोस्तों इसकी दोस्तों गणतंत्र व्यवस्था भी ली थी। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि फ्रांस नामक देश से हमने दोस्तों जो उसका चौथा गणतंत्र संविधान था सन 1949 वाला, उसी से दोस्तों हमने यहाँ से दोस्तों गणतंत्र प्रणाली भी ली है। क्या लिए दोस्तों, गणतंत्र प्रणाली। कहाँ से ली दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया फ्रांस से ली थी। वहीं आप लोगों को बताया दोस्तों
दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 16 जून 2024 में दोस्तों जब यूपीएससी का पेपर हुआ दोस्तों हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत के पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन हम इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बने थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो दोस्तों आरपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही शानदार फैक्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, वो किस आधार पर बनाया गया था और वो परंपरा हमने कहाँ से ली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का दोस्तों जो पहला अस्थायी दोस्तों जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोस्तों सबसे वृद्ध व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे भारतीय संविधान सभा में दोस्तों। अतः इनको दोस्तों सबसे वृद्ध होने के आधार पर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों जो सबसे वृद्ध अवस्था के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया, यह प्रणाली हमने दोस्तों फ्रांस से ग्रहण की है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम दोस्तों आरपीएससी के इन एग्जामों में करते रहेंगे आप लोगों के सामने। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, ऐसा किस वाद में निर्धारित हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की कि प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए और उसी समय हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि प्रस्तावना को दोस्तों वाद योग्य नहीं है, यानी कि दोस्तों इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन दोस्तों ये संविधान का अंग है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उन केस की दोस्तों जिसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया था। वैसे इसका दोस्तों जो उत्तर दिया गया था दोस्तों आरपीएससी के द्वारा 4 ऑप्शनों में से दोस्तों एक ऑप्शन सही था। उसका नाम है दोस्तों केशवानंद भारतीवाद केरल राज्य सन 1973 का मामला। तो दोस्तों केशवानंद दोस्तों जो एक वाद आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसमें दोस्तों पहली बार दोस्तों हमारे संविधान का दोस्तों मूल ढांचा निर्धारित किया गया और इसी वाद में दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों क्या मान दिया गया दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों अंग माना गया था सन 1973 के मामले में। तो पहली बार दोस्तों मामला कब आया दोस्तों सन 1973 में दोस्तों इसे संविधान का अंग माना दोस्तों किसको दोस्तों प्रस्तावना को। जिसके बाद में दोस्तों एक केस आता है सन 1994 का जिसका नाम है दोस्तों SR बॉम्बे वाद। तो दोस्तों उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति रामास्वामी। दोस्तों न्यायमूर्ति उस समय दोस्तों जो रामास्वामी हुआ करते थे, जिनके ऊपर आप लोगों को पता है दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों कदाचार का आरोप भी लगाया था दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया भी चली थी दोस्तों वीर रामास्वामी के ऊपर दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो बिल था दोस्तों पास नहीं हो पाया था दोस्तों लोकसभा से। तो दोस्तों वीर रामास्वामी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों फिर कभी दोस्तों। तो ये सन 1994 का मामला था दोस्तों SR बॉम्बे वाद, जिसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। वही बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद में एक वाद आया जिसका नाम है दोस्तों LIC वर्सेज भारत संघ का मामला, सन 1995 का मामला है दोस्तों। LIC वर्सेज भारत संघ का मामले में भी दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों एक बहुत ही शानदार दोस्तों फैक्ट बता दिया हम आप लोगों को दोस्तों कि दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों अर्नेस्ट बारकर। कौन दोस्तों? अर्नेस्ट बारकर। दोस्तों हम तो इससे पहले दोस्तों अर्नेस्ट बारकर की दोस्तों कुछ पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा पूछी गई थी एग्जाम में। दोस्तों हम यहाँ पर एक पुस्तक हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं दोस्तों। इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों क्या नाम है पुस्तक है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो थ्योरी दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों अर्नेस्ट बारकर की। किसकी दोस्तों? अर्नेस्ट बारकर की। सन 1961 की दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दोस्तों। तो ये सन 1961 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। जो अर्नेस्ट बारकर ने दोस्तों ये अपनी पुस्तक लिखी ना दोस्तों, इसकी सबसे खूबी की क्या है दोस्तों, ये एग्जाम आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्योंकि इस अर्नेस्ट बारकर ने दोस्तों जो अपनी पुस्तक लिखी ना दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से की है दोस्तों। यार ना दोस्तों हमारे संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है ना, इसी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई दोस्तों इस पुस्तक की दोस्तों अर्नेस्ट बारकर के द्वारा। तो यार ना दोस्तों इंपोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे बहुत ही शानदार है। आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन की चर्चा की थी दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया था दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि पूर्ण संविधान को दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया था, लेकिन इसे आंशिक रूप से दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को किया था। दोस्तों कुछ शब्द है दोस्तों इनको याद रख लेना दोस्तों।
कि दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 को दोस्तों ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे दोस्तों ग्रीगेरियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन उस समय दोस्तों विक्रम संवत कौन सा था दोस्तों, ये आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। महीना कौन सा था, सन कौन सा था दोस्तों, और तिथि कौन सी थी। तो दोस्तों महीना था दोस्तों मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी का, यानी कि दोस्तों शीर्ष मार्ग का दोस्तों महीना था शुक्ल सप्तमी थी, यानी कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी दोस्तों, कृष्ण पक्ष की सप्तमी मत कर देना दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों मार्गशीर्ष का महीना था दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों सप्तमी की बात है दोस्तों। विक्रम संवत 2006 था दोस्तों, जब हमने दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को अंगीकार किया था दोस्तों। तो अंगीकृत किया तथा अधिनियमित किया तथा इसे आत्मार्पित किया दोस्तों। तो दोस्तों तीनों शब्द दोस्तों क्रम देख लेना दोस्तों, बार बार में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। अंगीकृत करना, अधिनियमित किया दोस्तों, और आत्मार्पित किया दोस्तों। क्या किया दोस्तों, आत्मार्पित किया। तो दोस्तों अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और दोस्तों आत्मार्पित किया दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो भारतीय संविधान की दोस्तों मिति मार्गशीर्ष दोस्तों कब दोस्तों, मिति मार्गशीर्ष का महीना था दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों सप्तमी की बात हो रही, विक्रम संवत 2006 की। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट बता दें दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि दोस्तों जो अर्नेस्ट बार्गर थे, जिन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में की दोस्तों जो शुरुआत है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से की थी। लेकिन इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था दोस्तों, की नोट कहा था दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक में दोस्तों प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को की नोट कहा था। जबकि दोस्तों जो हमारे जो संविधान निर्माता थे दोस्तों, अर्नेस्ट बार्कर ने हमारे संविधान निर्माताओं को दोस्तों बुद्धिजीवी की संज्ञा दी थी दोस्तों। किसकी दी थी दोस्तों, बुद्धिजीवी की संज्ञा दी थी दोस्तों। किसने दी थी दोस्तों, अर्नेस्ट बार्कर ने। तो दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर ने दोस्तों हमारे प्रस्तावना को दोस्तों की नोट कहा तथा संविधान निर्माताओं को दोस्तों बुद्धिजीवी की संज्ञा दी है। किसकी दी है दोस्तों, बुद्धिजीवी की संज्ञा दी है। अब हम अगर दोस्तों और बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो प्रस्तावना है दोस्तों, तो दोस्तों प्रस्तावना को उसमें दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों जेपी कृपलानी सन 1946 के समय। तो दोस्तों जो जेपी कृपलानी थे दोस्तों, जेपी कृपलानी ने दोस्तों हमारी दोस्तों जो प्रस्तावना थी ना दोस्तों, इसको गहन सिद्धांत कहा था दोस्तों। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। क्या ये फैक्ट आप लोगों ने कभी पढ़े, नहीं पढ़े ना दोस्तों, तो इन बात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा दोस्तों। के.एम. मुंशी की बात करेंगे दोस्तों, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी के दोस्तों, तो इन्होंने प्रस्तावना को दोस्तों राजनीतिक कुंडली कहा था दोस्तों। क्या कहा था दोस्तों, राजनीतिक कुंडली कहा था दोस्तों के.एम. मुंशी ने हमारे भारतीय की प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा। जेपी कृपलानी ने दोस्तों इसे गहन सिद्धांत कहा था। क्या कहा दोस्तों, जेपी कृपलानी ने इसे दोस्तों गहन सिद्धांत कहा था। वहीं पर दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि संविधान की कुंजी किसने कहा था। दोस्तों हमारे भारत के दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों गजेंद्र गढ़कर। दोस्तों अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, कौन है दोस्तों गजेंद्र गढ़कर, कौन है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों गजेंद्र गढ़कर। तो दोस्तों इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे गजेंद्र गढ़कर, इन्होंने प्रस्तावना को, हमारी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों ये फैक्ट कैसे लगे जरूर बताइएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो की श्रृंखला देखते जाइए दोस्तों। है नहीं, भारत ने अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया है दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के एग्जामों में। देखिए दोस्तों एग्जाम में 50% क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोगों से मात्र कुछ वीडियो की घंटाओं से आ चुके हैं दोस्तों हिस्ट्री के। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए हमारे चैनल पर पुराने क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों एक ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके अंतर्गत दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो महान्यायवादी की दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है, ये ऐसा किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 76 की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, अनुच्छेद 76। तो दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 76 है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। नियुक्ति कौन करता है, किस व्यक्ति को नियुक्ति की जाती है दोस्तों, महान्यायवादी कौन है दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों ऐसे लगातार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे दोस्तों महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, लगातार क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं।
पहली बात तो दोस्तों नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके थे कि दोस्तों जो महान्यायवादी का दोस्तों जो पद है हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया था, CAG का पद भी दोस्तों हमने वहीं से लिया था, पर जो परमाधिकार दोस्तों जो लेके वो भी हमने वहीं से ली थी, ब्रिटेन से। दोस्तों अब इसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 40 था दोस्तों वो इसी महान्यायवादी से संबंधित था। क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों कि महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों 3 कार्य आप लोगों को दोस्तों RPS के द्वारा दिए गए थे, उनकी बात करते हैं। पहली बात तो ये, तो इसे दोस्तों ये 40वां क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था दोस्तों कि लगातार दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन महान्यायवादी से पूछे गए थे। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन है। तो जो महान्यायवादी दोस्तों जो कार्य करता है, कार्य क्या करता है दोस्तों, भारत सरकार को विधि संबंधित दोस्तों जितनी भी जानकारियां होती है दोस्तों उन सभी को उन सभी की से संबंधित दोस्तों सलाह देना दोस्तों, ऐसा कार्य कौन सौंपेगा दोस्तों, राष्ट्रपति सौंपेगा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये कार्य सौंपा जाता है दोस्तों महान्यायवादी को कि वो भारत सरकार को दोस्तों विधि संबंधित सलाह दे। क्या देंगे दोस्तों, विधि संबंधित सलाह देंगे, लेकिन एक कार्य कौन सौंपेगा दोस्तों, राष्ट्रपति सौंपेगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत सरकार को जो विधि संबंधी दोस्तों जानकारी देना दोस्तों महान्यायवादी का दोस्तों कार्य है, और ये कार्य दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाता है। दूसरा दोस्तों जो प्रमुख कार्य है दोस्तों महान्यायवादी का, वो है दोस्तों विधिक स्वरूप दोस्तों ऐसे कर्तव्यों का दोस्तों पालन करना दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए वो। यानी कि दोस्तों जो जितने भी दोस्तों विधि से संबंधित दोस्तों जितने भी कानून हो गए दोस्तों, नियम कानून हो गए, कार्य हो गए दोस्तों, हमारे दोस्तों कानून संबंधित दोस्तों जितने भी कर्तव्य है ना दोस्तों उन सब का पालन करेगा दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे जाएंगे। कौन सौंपेगा दोस्तों, राष्ट्रपति सौंपेगा दोस्तों। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, विधिक संबंधित दोस्तों जितने भी कार्य हैं दोस्तों कौन सौंपेगा दोस्तों, राष्ट्रपति सौंपेगा। और राष्ट्रपति ही ये कार्य सौंपेगा कि वो भारत सरकार को दोस्तों कानून के बारे में जानकारी देगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए दोस्तों कार्यों को करेगा। दोस्तों अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए दोस्तों जितने भी कार्य हैं उनका निर्वहन करेगा। दोस्तों उपरोक्त दोनों कार्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जा रहे हैं, लेकिन तीसरा कार्य दोस्तों जो सौंपा जा रहा है वो भारतीय संविधान या किसी एक्ट के द्वारा या दोस्तों किसी अधिनियम के द्वारा उसको सौंपे जाएंगे। किसको दोस्तों, महान्यायवादी को। तो प्रथम दोनों दोस्तों जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जा रहे हैं, और तीसरा दोस्तों जो कार्य हैं कि वो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करेगा। तो तीसरा कार्य कौन सौंप रहा है दोस्तों, संविधान या दोस्तों किसी अधिनियम के द्वारा उसको कार्य दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये 3 कार्य दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिए गए थे, लेकिन दोस्तों हम इसी के कार्यों से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों चर्चाएं कर लेते हैं दोस्तों महान्यायवादी के बारे में। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों की विधिक जानकारी दोस्तों विधिक कार्य करता है, भारत सरकार को दोस्तों विधि के बारे में जानकारी भी देता है, और संविधान के तहत कुछ ऐसा कार्य भी करता है दोस्तों जो उसको प्रदान किया गया है। अब बात आती है दोस्तों कि आगे राष्ट्रपति ऐसे कौन से कार्य हैं दोस्तों जो महान्यायवादी को सौंपते हैं। मैंने आप लोगों को दोस्तों हाल ही में बताया कि जो उसने दोस्तों जो 2 कार्य इसको दोस्तों सौंपे किसको, महान्यायवादी को। यानी कि कौन कौन से कार्य दोस्तों महान्यायवादी को सौंपे जा सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। अंडरलाइन करना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है दोस्तों आप लोगों से। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत सरकार से संबंधित दोस्तों कोई भी मामला होगा दोस्तों, हमारी दोस्तों जो इंडियन दोस्तों जो गवर्नमेंट है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो सेंट्रल की दोस्तों जो सरकार है उससे संबंधित दोस्तों कोई भी मामला हो गया दोस्तों, उस मामले को लेकर दोस्तों उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों, वो प्राविधारी कर सकता है दोस्तों। तो यानी कि भारत सरकार की ओर से उसको पेश होना हो सकता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से दोस्तों कोई सा भी मामला हो गया दोस्तों उसकी ओर से पेश होना कौन होगा दोस्तों, महान्यायवादी होगा। यानी कि भारत सरकार से संबंधित दोस्तों ऐसा मामला जो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से दोस्तों पैरवी कौन करेगा, महान्यायवादी करेगा। ऐसा मामला दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाएगा। अनुच्छेद 143 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों एक बार RPS के द्वारा। अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा उसे सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया जा सकता है। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन करेगा दोस्तों, महान्यायवादी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा, ये अनुच्छेद पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। अनुच्छेद 143 दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत तो दोस्तों महान्यायवादी को दोस्तों ये कार्य दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इसको एक और काम दोस्तों मामला दिया जाता है कि राज्य सरकार में दोस्तों किसमें दोस्तों, सरकार से संबंधित, यानी कि दोस्तों भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले को हाई कोर्ट में दोस्तों सुनवाई का अधिकार है दोस्तों।
यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत सरकार है उससे संबंधित अगर दोस्तों कोई मामला है ना दोस्तों, तो हाई कोर्ट में दोस्तों उसको सुनवाई करने का अधिकार है किसको दोस्तों, न्यायवादी को। तो दोस्तों हाई कोर्ट में सुनवाई कर सकता है दोस्तों कौन, दोस्तों न्यायवादी। राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। अनुच्छेद 143 के तहत में दोस्तों ये मामला भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाएगा। भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला होगा दोस्तों, उसको लेकर दोस्तों उच्च न्यायालय में यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना दोस्तों, ये कार्य भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से अंडरलाइन याद रखना दोस्तों, एसएससी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो न्यायवादी होता है ना दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भारत सरकार का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों जो सबसे बड़ा या सबसे सर्वोच्च दोस्तों जो विधि अधिकारी होता है, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों भारत का दोस्तों जो सर्वोच्च दोस्तों जो विधि अधिकारी होता है दोस्तों, वो कौन होता है दोस्तों, न्यायवादी होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत में दोस्तों जो 3 अधिकारी होते हैं ना दोस्तों, उनको अधिकारी माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो विधि अधिकारी कौन है, कानून के दोस्तों जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो 3 अधिकारियों को दोस्तों विधि अधिकारी माना गया है दोस्तों। कौन कौन से वो 3 अधिकारी दोस्तों, इनका क्रम भी याद रखना दोस्तों, और इंग्लिश में भी दोस्तों याद रखना दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो न्यायवादी होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में हम दोस्तों अटॉर्नी जनरल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। दूसरा होता है दोस्तों जिसे हम दोस्तों महाधिवक्ता कहते हैं दोस्तों। राज्यों में कौन होता है दोस्तों, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, जिसे दोस्तों हम सोलिसिटर जनरल कहा जाता है। जबकि जो तीसरा आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों अपर महाधिवक्ता, जिसे दोस्तों एडिशनल सोलिसिटर दोस्तों जनरल कहा जाता है। तो दोस्तों अब लागू को दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो न्यायवादी शब्द दोस्तों जो पद है ये संवैधानिक है, क्योंकि दोस्तों इसे संविधान में इसकी चर्चा की गई दोस्तों, किसकी दोस्तों, न्यायवादी की। लेकिन हमारे दोस्तों जो महाधिवक्ता और दोस्तों जो अपर महाधिवक्ता ना दोस्तों, इनका उल्लेख संविधान में नहीं था दोस्तों, बाद में जोड़े गए थे दोस्तों। महाधिवक्ता और दोस्तों अपर महाधिवक्ता को इनको कानून के तहत में जोड़े गए थे, नियम बनाकर जोड़े गए थे। तो दोस्तों न्यायवादी का दोस्तों जो पद है वो संवैधानिक पद है दोस्तों। कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। जबकि दोस्तों जो महाधिवक्ता के बाद में दोस्तों बच गए दोस्तों जो 2 व्यक्ति जिन्हें दोस्तों विधि अधिकारी माना जाता है, वो है दोस्तों महाधिवक्ता के बाद में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। तो न्यायवादी के बाद में दोस्तों जो महाधिवक्ता और दोस्तों जो अपर महाधिवक्ता बचे दोस्तों, ये वैधानिक पद है। कैसे पद है दोस्तों, वैधानिक पद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों हमारे संविधान का एक ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके तहत में दोस्तों मैंने कहा ना दोस्तों कि पुनः क्वेश्चन दोस्तों न्यायवादी से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, लगातार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते दोस्तों कि दोस्तों न्यायवादी से संबंधित दोस्तों संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो न्यायवादी होता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ दोस्तों जो इंडिया है, वो संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है दोस्तों, और उसे वहाँ पर दोस्तों बोलने का अधिकार भी है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि न्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग भी लेता है तथा उसे बोलने का अधिकार भी है। किस अनुच्छेद में दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद दोस्तों जिसके तहत न्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तथा उसे बोलने का अधिकार है। इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 88 दोस्तों। कैसा दोस्तों, अनुच्छेद 88। तो दोस्तों अनुच्छेद 88 के तहत में आप लोगों से साफ साफ कहा गया है कि वह व्यक्ति दोस्तों जो संसद का सदस्य नहीं होता, कौन नहीं होता दोस्तों, न्यायवादी दोस्तों संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा उसे बोलने का अधिकार है तथा वो कार्य दोस्तों मत नहीं दे सकता दोस्तों। 2 चीजें आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। संसद का सदस्य नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है दोस्तों, न्यायवादी, फिर भी दोस्तों उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि दोस्तों वो एक विधिक अधिकारी है, कौन, न्यायवादी। अतः वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन दोस्तों मत नहीं दे सकता दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वोटिंग के टाइम पे दोस्तों वोट नहीं कर सकता दोस्तों संसद में। वो किसी भी समिति का दोस्तों सदस्य हो सकता है दोस्तों। वो जिस समिति का दोस्तों सदस्य बनना चाहे दोस्तों न्यायवादी, वो उस समिति का दोस्तों सदस्य बन सकता है, लेकिन दोस्तों संसद का सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों। संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसकी समिति का सदस्य हो सकता है दोस्तों, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। अंडरलाइन याद रखना दोस्तों। और दोस्तों सबसे प्रमुख बात आती है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो न्यायवादी होता है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों यही क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों कि जो हमारे दोस्तों जो न्यायवादी होते हैं ना, इसको दोस्तों संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी मिले हुए होते हैं दोस्तों। याद ना दोस्तों, अब संसद का दोस्तों सदस्य नहीं है फिर भी दोस्तों उसको
कार्यवाही में भाग ले रहा है दोस्तों, उसे बोलने का अधिकार है। अतः दोस्तों उसे संसद सदस्यों के दोस्तों जो विशेषाधिकार होते हैं ना, वो भी उसको प्राप्त है। किसको दोस्तों? न्यायवादी को। दोस्तों कितनी शानदार बात है दोस्तों। वह व्यक्ति दोस्तों जो संविधान हमारी संसद का दोस्तों हिस्सा तक नहीं है दोस्तों, फिर भी उसे दोस्तों संसद का विशेषाधिकार मिला हुआ है दोस्तों। संसद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं ना, उनके विशेषाधिकार मिले हुए दोस्तों, वह व्यक्ति है दोस्तों न्यायवादी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी दोस्तों उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार मिले हुए दोस्तों, और वो समिति का सदस्य भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन मत नहीं दे सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों हमारे दोस्तों संसद के सदस्यों के दोस्तों जो विशेषाधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। आप जानते हो दोस्तों, हमने बहुत बार आप लोगों से चर्चा की है दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो जितने भी संसद के सदस्य हैं दोस्तों, इनके विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 105 के तहत दोस्तों महान्यायवादी को भी दोस्तों शक्तियां, विशेषाधिकार और दोस्तों प्रतिरक्षा का दोस्तों उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वह व्यक्ति दोस्तों जो संसद का हिस्सा नहीं है, फिर भी दोस्तों संसद में उसे भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, समिति का सदस्य हो सकता है, और संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है दोस्तों। कौन? दोस्तों महान्यायवादी, लेकिन मत नहीं दे सकता। याद रखना अनुच्छेद 105 में दोस्तों ऐसा उल्लेखित है कि महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा कैसी होगी। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। मैंने कहा दोस्तों कि 4-5 क्वेश्चन दोस्तों लगातार महान्यायवादी से पूछे गए थे। चलते हैं दोस्तों, ये आज का हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 7 क्वेश्चन बच गए दोस्तों, जो आप लोगों को हम बहुत बार बता चुके थे दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन अंतिम की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। मैंने अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्ति की जाती है दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत। दोस्तों याद रखना दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत में दोस्तों मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, और हटाएगा भी किसकी सलाह पर दोस्तों? मंत्रिमंडल की सलाह पर ही उसको हटाएगा। सविवेक कार्य नहीं है दोस्तों ये राष्ट्रपति का। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों मंत्रिमंडल की सलाह पर दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। योग्यता क्या होगी दोस्तों? महान्यायवादी की योग्यता होती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता दोस्तों। हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की दोस्तों जो योग्यता है, उसी योग्यता को दोस्तों महान्यायवादी की योग्यता माना गया है दोस्तों, कि उस व्यक्ति को दोस्तों महान्यायवादी बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, महान्यायवादी को दोस्तों हटाएगा कौन? दोस्तों राष्ट्रपति हटाएगा दोस्तों, यानी कि वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कार्यकाल नहीं है दोस्तों। दोस्तों कार्यकाल का उल्लेख नहीं है दोस्तों हमारे संविधान में कहीं पर भी दोस्तों। इसकी योग्यता का उल्लेख भी नहीं है दोस्तों। किसकी दोस्तों? महान्यायवादी की योग्यता और कार्यकाल का दोस्तों कहीं पर भी उल्लेख नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता। तो दोस्तों अब याद रखना दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों भारत के पहले दोस्तों जो महान्यायवादी बने थे दोस्तों, वो बने थे दोस्तों MC शीतलवाड़ दोस्तों, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। 13 सालों तक रहे थे दोस्तों MC शीतलवाड़। सन 1950 से सन 1963 तक रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों? MC शीतलवाड़। दूसरे दोस्तों जो महान्यायवादी बने थे दोस्तों, वो बने थे दोस्तों CK दफ्तर। कौन बने दोस्तों? CK दोस्तों जो दफ्तरी थे दोस्तों, वो बने थे। और तीसरे नंबर के बने थे दोस्तों नीरज डे। कौन बने थे दोस्तों? नीरज डे दोस्तों। CM शीतलवाड़ के बाद में दोस्तों MC शीतलवाड़ के बाद में जिनका सर्वाधिक कार्यकाल आता है दोस्तों, वो है दोस्तों नीरज डे। दूसरे नंबर के व्यक्ति है दोस्तों नीरज डे, जिनका कार्यकाल है दोस्तों 11 वर्ष का दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर के बने थे दोस्तों SV गुप्ता, और 5वें नंबर के बने थे दोस्तों LN सिन्हा। तो दोस्तों ये पहला से 5 नंबर का क्रम है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। MC शीतलवाड़, CK दफ्तरी, नीरज डे, SV गुप्ता और LN सिन्हा दोस्तों। और 6वें नंबर के बने थे दोस्तों K पराशरन। और 7वें नंबर के बने थे दोस्तों सोली सोराब जी दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों? सोली सोराब जी दोस्तों महान्यायवादी बने थे दोस्तों। 2 बार बने थे दोस्तों सोली सोराब जी। और सबसे दोस्तों छोटा कार्यकाल माना जाता है दोस्तों सोली सोराब जी का दोस्तों। सन 1989 से 90 के बीच में रहे थे दोस्तों। सबसे छोटा कार्यकाल है दोस्तों सोली सोराब जी का दोस्तों। और 2 बार दोस्तों भारत के महान्यायवादी बने थे दोस्तों। इसी सोली सोराब जी के द्वारा दोस्तों जो विधिक अधिकारी बने थे या दोस्तों महान्यायवादी बने थे दोस्तों, इनके द्वारा ही दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 200 के तहत में दोस्तों जब राज्यपाल के द्वारा दोस्तों जो विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों रखा जाता है, तो उसके दोस्तों कुछ प्रावधान बताए थे किस आधार पर ऐसा रख सकता है दोस्तों। वहीं आप लोगों को पता है 13वें नंबर के दोस्तों हमारे 13वें नंबर के दोस्तों जो बने थे वो दोस्तों गुलाम
रशीद वहान जी बने थे दोस्तों, गुलाम रशीद जी वहानपति बने थे दोस्तों, जो कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे दोस्तों महान्यायवादी। तो दोस्तों 13वें नंबर के बने दोस्तों गुलाम रशीद जी वहानपति। कौन बने? वहानपति, प्रथम मुस्लिम थे। और दोस्तों 14वें नंबर के बने थे दोस्तों मुकुल रोहतगी। कौन दोस्तों? मुकुल रोहतगी। और दोस्तों 15वें नंबर के बने दोस्तों के वेणुगोपाल। और आप जानते हैं दोस्तों वर्तमान समय में दोस्तों जो महान्यायवादी है दोस्तों वो है दोस्तों आर वेंकट रमन। सॉरी दोस्तों आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन वर्तमान में दोस्तों फिर देख लीजिए दोस्तों 13वें नंबर के दोस्तों जो महान्यायवादी थे दोस्तों वो थे दोस्तों गुलाम रशीद जी वहानपति, जो कि दोस्तों प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थे दोस्तों। 14वें नंबर के बने थे दोस्तों वो बने थे दोस्तों मुकुल रोहतगी। और 15वें नंबर के बने थे दोस्तों के वेणुगोपाल। और 16वें नंबर की दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों जो महान्यायवादी है दोस्तों 2024 में वो है दोस्तों आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन वर्तमान में दोस्तों महान्यायवादी है। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हमारी श्रृंखला कैसी लगी लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी में दोस्तों बांडा फोड़ने की सीरीज दोस्तों शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। कल ओके एग्जाम में दोस्तों आप देखें 50 क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों है भारत की हिस्ट्री के प्ले लिस्ट से आए दोस्तों। विश्वास कीजिए भारत चैनल पर दोस्तों आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बांध नहीं जाएगा। हिस्ट्री के दोस्तों 8 क्वेश्चन गए पूछे गए थे दोस्तों, यूपीएससी में 6 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की है भारत की सीरीज से आए हैं अभी तो, जिसमें मातरम ने दोस्तों 23 पेपरों का सोल्यूशन किया है। अभी तो 50 पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन करना बाकी है। तो बने रहे दोस्तों ये बार के साथ में दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आप सुमंगल समंगल होंगे दोस्तों, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा दोस्तों, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।